अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम सब जानते हैं कि 6 अरब डॉलर मालियत का IMF का जो एग्जिस्टिंग रवा जो जारी प्रोग्राम है ये 30 जून को ख़त्म होने जा रहा है और हुकूमत ने हर मुमकिन कोशिश कर ली, बड़ी सर धड़ की बाजी लगा दी इस वक्त कि इस प्रोग्राम को बहाल किया जाए किसी तरीके से। लेकिन ये प्रोग्राम अब तक की जो इत्तलात हैं इसमें जो है बहुत सारे इश्यूज जो है वो सामने हैं। हालांकि हुकूमत ने बिल्कुल लास्ट मोमेंट में भी तकरीबन बजट में 215 अरब के नए टैक्सेस वगैरह भी लगा दिए। फिर कहा यह जा रहा है कि तमाम शराइत IMF की जो है वो मान ली गई हैं और हो सकता है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की भी मुलाकात हुई IMF चीफ से, लेकिन अब तक कोई ऐसी खबरें सामने नहीं आ रही हैं। बात सारी है कि वज़ीर ख़जाना डार साहब का कहना है कि IMF प्रोग्राम बहाल हो गया तो ठीक है, वरना काम तो चल रहा है। अब ये किस तरह से काम चल रहा है या किस तरह से आगे मुल्क को लेकर चला जाएगा, ये बहुत सारे सवाल इस वक्त यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। आज इन्हीं तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। साबिक चेयरमैन FBR शब्बर ज़ैदी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शब्बर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और कराची स्टूडियो में साबिक वज़ीर मुमलिकत और चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट जनाब असफर एहसन साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। असफर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और CEO चेज़ सिक्योरिटीज़ जनाब अली नवाज साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अली, आपका भी बहुत शुक्रिया। शब्बर ज़ैदी साहब, सबसे पहले आप फरमाइए किस तरह से देख रहे हैं, ये हुकूमत ने तो घुटने भी टेक दिए, जो चीज़ IMF ने मांगी वो तमाम चीज़ें करके दे दी, महंगाई अपने इस वक्त नहज के ऊपर है और साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि सैलरीड क्लास के ऊपर और ज़्यादा टैक्सेस की भरमार। ये क्या हो रहा है इस मुल्क में शब्बर साहब? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान साहब, देखिए, अगर आप ड्यू डेट बनाते हैं तो अब इस गवर्नमेंट के पास सिर्फ 38 डेज रह गए हैं इन पावर। तो मेरा अपना ख्याल है कि इस गवर्नमेंट के जो एक्शन है या नॉन एक्शन है वो पाकिस्तान फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा रेलिवेंट नहीं हैं। और दूसरी बात ये है कि जो फैसला किया गया है रिगार्डिंग जो चेंजेस आपको नज़र आई हैं बजट के अंदर, आपने देखी होंगी 215 बिलियन के डायरेक्ट टैक्स लगाए गए हैं या चेंज की गई है, इसकी कोई क्वांटम में वैल्यू नहीं है। मगर क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जिस पर IMF ने एतराज़ किया था कि बजट के फ्रेमवर्क के अंदर ये जो आपने किया है ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। इस पर सबसे बड़ी चीज़ जो उन्होंने जिस पर एतराज़ किया था वो एमनेस्टी की प्रोविजन थी, जो कि आगे बढ़ा दी गई है। तो ये बात है। मगर मैं इमरान आपके अभी किसी और प्रोग्राम में ये बात कर रहा था। देखिए, आप लोग और पाकिस्तान का आम आदमी, हर बंदा जब बात करता है पाकिस्तान की मईशत की, तो वो एक बात पे आके उसकी तान टूट जाती है कि ये IMF का प्रोग्राम आ जाएगा तो हम ये समझते हैं कि IMF का प्रोग्राम अगर आ गया तो पाकिस्तान में सब कुछ हरा हरा हो जाएगा और पाकिस्तान अपनी मुश्किलात से निकल जाएगा। मैं आज आपको ये बात मैं पिछले 2 साल से कह रहा हूँ और आज मैं दोबारा कैटेगोरिकली कह रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान में IMF प्रोग्राम आ गया, ये जो प्रोग्राम है ये वाला, और उसके बाद वाला प्रोग्राम भी आ गया, उसके बावजूद भी पाकिस्तान अपने बैरूनी कर्जे पे करने की सलाहियत नहीं रखता। इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान अपनी बैरूनी कर्जे में नेसेसरी डिफॉल्ट करेगा। इसका मतलब ये है कि हमें अपने बैरूनी कर्जे पे करने हैं तो हमें अब इन कर्जों को रीप्रोफाइल कराना पड़ेगा। ये ऐसी हकीकत है जिससे आप इनकार नहीं कर सकते और इसको डार साहब ने भी एक्नॉलेज कर लिया था 1-2 हफ्ते पहले कि हमें डेट्स की रीप्रोफाइलिंग चाहिए। पाकिस्तान गवर्नमेंट की, पाकिस्तान के अवाम की, पाकिस्तान के मीडिया की, पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट की, पाकिस्तान के लोगों की एक गैर ज़रूरी अनानियत, एक गैर ज़रूरी सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक गैर ज़रूरी किस्म की जज्बातियत इस बात की इजाज़त नहीं दे रही कि हम ये कह सकें कि हम अपने बैरूनी कर्जात आज की शक्ल में पे नहीं कर सकते। हमें ये बात पब्लिकली कहनी पड़ेगी। हम ये नहीं कह रहे कि आप किसी कर्जों की शिक में डिफॉल्ट करेंगे। हम ये कह रहे हैं कि आपको, पाकिस्तान को आज के हालात में अपने कर्जों की रीप्रोफाइलिंग की ज़रूरत है। अगर कोई आदमी इसके अलावा बात करता है तो वो पाकिस्तान को नहीं जानता, वो इसी तरह पाकिस्तान के बारे में मुनाफकत कर रहा है जिस तरह पहले कर रहा था। और मैं तो आपके सामने रिकॉर्ड पर हूँ कि मैंने ये जो बात आज पाकिस्तान की आज हालत है, ये मैंने 16 दिसंबर 2021 को एक पब्लिक फोरम में कही थी कि पाकिस्तान अपने कर्जे अदा नहीं कर सकता इस शक्ल में। अच्छा, अब जब ये पोजीशन हमारे सामने है तो हम
ये अगर एक्सपेक्ट करते हैं कि अगले साल में कोई हम बहुत माशी हालात में आम आदमी के लिए कोई बेहतरी ला सकेंगे, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, केयर टेकर हो, टेक्नोक्रेट हो, कोई भी हो, तो ये हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, उनको गलत चीज़ें बता रहे हैं, उनको समझा नहीं रहे, उन पाकिस्तान की गलत पिक्चर दे रहे हैं। ये चीज़ें मैं जो बात कर रहा हूँ, ये नाउमीदी नहीं है, ये हकीकत। बट ये हकीकत है, नाउमीदी नहीं है, लेकिन ये हकीकत है जिसको जितनी जल्द रियलाइज कर लिया जाए बेहतर है। असफर एहसन साहब, अब ये शब्बर साहब ने जो बात की कि 38 दिन है इस हुकूमत के, मौजूदा हुकूमत, और ज़ाहिर है कि उस लेवल पे जाके IMF भी कंफर्टेबल फील नहीं करेगा। तो दो चीज़ें यहाँ पे, अव्वल तो फिर मौजूदा हुकूमत इतने हार्श मेजर्स लेकर ज़ाहिर है कि पॉलिटिकल कैपिटल भी उसने अपना स्टेक के ऊपर लगा दिया। फिर दूसरा ये कि आने वाली हुकूमत लामहला क्या उसे भी इस तरह के हार्श इक़दाम करने पड़ेंगे? एक वे आउट क्या है? क्योंकि शब्बर साहब इस वक्त जो अपने तजर्बे की बात कर रहे हैं वो हमारे सामने। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया मुझे बुलाने का। मैं शब्बर भाई की बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। जो आपने बात की ना कि फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि जिस तरह चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान पिछली कई दिहाइयों से ऐसे ही चल रहा है। ये जब हम IMF की बात करते हैं, $6 बिलियन, $5 बिलियन, ये हमारा बेसिकली मसले का हल नहीं है। ये पैसे लेके आप कितने अरसे चला लेंगे? चले इस वक्त आप एक कड़वी गोली आपने निकलनी है बिकॉज उसके बगैर गुजारा नहीं है, बट चले आपकी ये चीज़ अगर फाइनल हो भी जाती है तो आपको फिर वो मेजर्स लेने होंगे जो एक स्टेट ऑफ पाकिस्तान, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो, मैं सिर्फ इस गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, कोई भी गवर्नमेंट, पिछली जितनी गवर्नमेंट्स आई हैं वो लॉन्ग टर्म मेजर्स नहीं लेती। हमारे यहाँ एक शॉर्ट टर्म प्लानिंग होती है, एक एडहॉक सिस्टम चलता है। देखिए आपके पास पैसे नहीं है, पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे दो जगह से आएंगे, एक इन्वेस्टमेंट से आएंगे और एक एक्सपोर्ट से आएंगे। उसके लिए आपको पूरा एक मैसिव जो रिफॉर्म्स करनी है। फॉर एग्जाम्पल शहबाज अली साहब अगर FBR में थे, उसको डिजिटल करना चाहते थे, आप देख लें वो नहीं हो सकी चीज़। उसकी वजह कि एक पूरा सिस्टम है, एक पूरा माफिया है जो उस पर काम करता है, बट इसको कौन करेगा? इसको प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड कैबिनेट करेगी। ये एक पॉलिटिकल विल की बात है। फिर इसी तरीके से एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं कि हमें पैसे अर्न करने हैं एक्सपोर्ट से और इन्वेस्टमेंट से, दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस हैं हमने उसको कट डाउन करना है। जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं उसमें 1 ट्रिलियन हम हर साल वेस्ट करते हैं। फिर पेंशन्स के पैसे हैं 1.3 बिलियन, सर्कुलर अकाउंट डेफिसिट जो आपका बढ़ता जा रहा है। तो एक पूरा सिलसिला एडहॉक पे चल रहा है। दुनिया इस वक्त जो है वो छोटी छोटी कंट्रीज़ आगे बढ़ रही हैं, वहाँ एक इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट है। हमारे यहाँ हम ना इन्वेस्टर को फैसिलिटेट कर रहे हैं, ना हम एक्सपोर्ट्स पे फोकस कर रहे हैं, हम आइसोलेशन में काम करते हैं। जितने इदारे हैं ना इस्लामाबाद में या पिंडी में, जितने इदारे हैं, जितनी मिनिस्ट्रीज़ हैं, वो कोलैबोरेशन में काम नहीं करते। मीटिंग्स होती हैं और हंड्रेड्स ऑफ मीटिंग्स होती हैं, उसका रिजल्ट कुछ नहीं आता। हो ये रहा है अनफॉर्चुनेटली कि जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, जो डिफरेंट बिग इन्वेस्टर्स हैं, दे आर अपसेट, दे आर फ्रस्ट्रेटेड विद पाकिस्तान। अभी आप देख लें जो बहुत आपकी मेजर जो आपको डैमेज हुआ है, शेल पाकिस्तान से वापस जा रहा है। तो ये कितनी बड़ी डैमेजिंग न्यूज़ है पाकिस्तान के लिए। दुनिया की 2-3 जो बड़ी कंपनीज़ हैं उनमें से शेल का वो होता है। 25 करोड़ की पॉपुलेशन है, या लाखों मोटरसाइकिलें और कार्स हैं, सब कुछ हैं, इतनी बड़ी मार्केट है, बट वो क्यों जा रहे हैं? बिकॉज ऑफ लॉसेस जा रहे हैं। इसी तरह से टेलेनॉर यहाँ से एग्जिट कर रहा है। यहाँ मैं जरा अली नवाज का भी व्यू लेना चाहूँगा। पर्टिकुलर अगर शेल की अगर बात करें तो बारहा उन्होंने भी कहा कि वो अपना पूरी दुनिया में, अगर ठीक है आप पाकिस्तान के हालात को ख़राब कहते हैं तो नीदरलैंड में कोई ख़राब ऐसे हालात नहीं है, जर्मनी में कोई ऐसे ख़राब नहीं है, UK में कोई ऐसे ख़राब नहीं है। बात ये कि वो जो अपना लो कार्बन साइड पे वो अपना शिफ्ट करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा अपने एक्सपोजर को यहाँ से रिटेल बिजनेस से कम करना चाह रहे हैं। फिर दूसरी चीज़ ये कि जब पाकिस्तान में ये खबर आई थी कि शेल पाकिस्तान से जा रहा है, उसके 3 दिन बाद हमने देखा कि जनाब ऑन एवरेज 24 रुपये जो है वो 3 दिन के अंदर आपकी स्टॉक मार्केट के अंदर उसकी प्राइसेस बढ़ी थी। तो ये ज़रा थोड़ा सा, क्योंकि आप चेस सिक्योरिटीज़ को रन करते हैं, तो थोड़ा मुझे ये भी बताइएगा कि परसेप्शन क्या है। जी बहुत शुक्रिया इमरान साहब। देखिए शेल बिल्कुल पाकिस्तान से एग्ज़िट जो कर रहा है, ये उसकी ग्लोबल स्ट्रैटेजी ज़रूर है जिसमें वो कुछ और कंट्रीज से भी एग्ज़िट कर रहा है। बट पाकिस्तान में अगर आप शेल की परफॉर्मेंस देखें पिछले 4-5 सालों में, तो उसको बहुत बड़े लॉसेस जो है वो बेयर करने पड़े हैं। पहले तो जब जो OMCs को एक FX जो हमारी करेंसी की मूवमेंट है उस पर जो लॉसेस होते थे, ये जो एक्सचेंज रेट की वजह से, फिर जो इन्वेंट्री लॉसेस हुई थी उसमें उनको 2 साल पहले एक बहुत बड़ा नुकसान सहने के लिए हुआ था। इसके बाद दोबारा जब ये इस तरीके के हालात हुए और आपकी पेट्रोलियम ऑफिशियल जो पेट्रोलियम सेल्स है आप देख रहे हैं वो पिछले 1 साल से
कंटिन्यूसली डिक्लाइनिंग ट्रेंड पर है, क्योंकि स्मगल्ड पेट्रोलियम का मार्केट शेयर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो ये इन्वायरमेंट, जो इन्वेस्टमेंट या जो बिजनेस इन्वायरमेंट है उस जिसको बेहतर होना चाहिए था, वो उल्टा जो है वो ख़राबी की तरफ जा रहा है। ऐसे में लॉसेस फेस कर कर कोई भी एक मल्टीनेशनल कंपनी है जिसको एक्सचेंज अपना बाहर मूव करने में भी एक प्रॉब्लम हो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स की वजह से, ये सब उनके लिए एक ट्रबल क्रिएट कर रहे थे। तो ये हमने ये ज़रूर देखा कि शेल की प्राइस जो है वो मार्केट में कुछ 24 रुपये बढ़ी है, बट उसकी एक वजह ये है कि सिंस जिस प्राइस पे वो एग्ज़िट करेगा, सिंस उसके एसेट्स की वैल्यू इतनी ज़्यादा है और हमारे जो ट्रांजैक्शंस के या जो टेक ओवर्स या उसके रेगुलेशंस ये कहते हैं कि जब भी वो एग्ज़िट करता है तो उसे मार्केट प्राइस या अपनी बुक वैल्यू पर जो है वो एग्ज़िट करना होगा। तो उसकी मार्केट प्राइस जो है जी, उसके एसेट की वैल्यू जो है वो तकरीबन 250 से 225 के करीब है। इस वजह से मार्केट उसको जो है वो प्राइस अच्छा, ठीक है। अब शब्बर साहब, नाउ ये जो इस वक्त सूरत हाल है पाकिस्तान में कॉर्पोरेट सेक्टर और जो बुरी तरीके से जख्मी हो रहा है और जिसमें हम मजीद उसको हम टैक्स के ऊपर मजीद बर्डन डाले जा रहे हैं, तो ये जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में पॉलिसी है, कहते हैं जनाब हम महंगाई जो है ये ऑल टाइम हाई, इसको ख़त्म करने के लिए, और आप जो है वो एक्सचेंज रेट और पॉलिसी रेट, वही दो चीज़ें जिसको आप पाकिस्तान में हमेशा एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, ये तो कहीं से भी सर्व नहीं कर रहा है। हमारे जो मॉनेटरी टूल्स हैं वो कहीं से भी सर्व नहीं कर पा रहे। हम महंगाई को कम करने के लिए एक्सचेंज रेट भी बढ़ा देते हैं और पॉलिसी रेट भी बढ़ा देते हैं। ये किस तरह से देखा जा रहा है, किस तरह से मैनेज किया जा रहा है हमारी इकोनॉमी को? सर देखिए, जो कुछ चीजें होती हैं जो किताबों में लिखी होती हैं, और IMF जब भी आता है वो इन दोनों चीजों की बात करता है कि पॉलिसी रेट और एक्सचेंज रेट को आप उस तरह मैनेज करें जिस तरह किताबों में लिखा हुआ है, और वो ही किया हमने। और उसके बाद हमने एक्सचेंज पॉलिसी रेट को 21% पे ले गए, और हमने एक्सचेंज को फ्री जब करते हैं, और वो करना भी चाहिए। तो हमारा ये देखो इमरान, मेरा अपना ख्याल है कि जो सारी बातें आप कर रहे हैं या अभी असफर कर रहा है, ये सारी बातें ठीक है, मगर मेरा अपना ख्याल है कि हम हकीकत की बात नहीं कर रहे। देखिए, जो पाकिस्तान की रियासत आज है, इकोनॉमिक साइड की बात कर रहा हूँ, इकोनॉमिक साइड की जो रियासत आज है, ये जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं ना, ये सारे मेरे क्लाइंट्स हैं, थे और अभी भी हैं। और ये जब भी पाकिस्तान में आएंगे, ये मुझसे पूछ के आते हैं कि हमें आना है और कब जाना है। ये पाकिस्तान इस वक्त किसी भी मल्टीनेशनल के लिए वारा ही नहीं खाता। 300 रुपए डॉलर के ऊपर फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करना बेवकूफ़ी वाली बात है। आपका रुपये का रिटर्न इतना है ही नहीं कि आप 300 रुपए का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सके। मैं आपको ये बता देता हूँ कि हबीब बैंक की वैल्यू आज डॉलर टर्म में है, वो उस वैल्यू से कम है जितने वैल्यू पर हबीब बैंक को उनके पुराने ओनर्स ने लिया था। तो हम किस दुनिया में बैठे हैं? तो इमरान, ये जो सारी बातें हम कर रहे हैं ना, मेरे हिसाब से ये सारी बातें अब इररेलेवेंट हो गई हैं। अब इनको करने का कोई फायदा नहीं है कि हम क्या हो गया, कैसे हो गया, क्या हो गया, पॉलिसी रेट। देखिए, ये जो रियासत है ये माशी तौर पर अब इस शक्ल में नहीं चल सकती। नहीं तो सर, क्या वे आउट क्या है सर? ये भी तो बताइए, क्या करना पड़ेगा? और दूसरा, उससे पहले एक चीज और मैं जानना चाहूंगा कि हम फैटअप के अंदर थे, बुरी तरीके से फंसे हुए थे। आपको पता है कि इंडिया पूरी लॉबी कर रहा था, बहुत ज्यादा प्रेशर था, और अब ये भी कहा जा रहा है कि जनाब ये इंटरनेशनली इस्लाहात, रिफॉर्म्स अपनी जगह, लेकिन पॉलिटिकल डायनेमिक्स भी है, इंटरनेशनल प्रेशर भी है। देखिए, मेरी बात सुने, इस्लाहात उस निज़ाम में होती हैं जो निज़ाम चल रहा हो। जो निज़ाम नहीं चल रहा हो उसमें इस्लाहात नहीं होती, उसको तोड़ के दोबारा बनाना पड़ता है। ये जो लफ्ज़ है ना रिफॉर्म, ये रिफॉर्म का लफ्ज़ हमने इतनी दफ़ा इस्तेमाल कर लिया है कि अब ये हमारे लिए बेकार हो गया है। आप मुझे कहते हैं कि टैक्स रिफॉर्म, जी, ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अब टैक्स में धंधे करते हैं, मैं छोड़ के क्यों आ गया? मैं छोड़ के इसलिए आ गया, मुझे कोई प्रेशर नहीं था। मैं छोड़ के इसलिए आ गया, मैं कमरे में बैठा होता था एज चेयरमैन FBR, और मुझे पता था कि 23,000 बंदों में से 15,000 बंदे सुबह से शाम तक लोगों को तंग कर रहे हैं और रिश्वत ले रहे हैं। तो और उनका अल्टीमेट जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। तो मेरे जैसे इंसान के लिए जो थोड़ा सा बाहिस है, उसके लिए ये चीज़ बर्दाश्त के काबिल नहीं थी, इसलिए मैं छोड़ के वापस आ गया
कि यार मैं 23,000 आदमी की हरामखोरी की जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता। तो अगर आप मुझे ये कहते हैं कि मैं टैक्स रिफॉर्म कर दूं और FBR में कोई एक पराल को आगे कर दूं और पराल को नीचे कर दूं और क्लॉज नंबर 12 को 13 कर दूं और 13 को 14 कर दूं, तो ये बातें करने का टाइम गुजर गया है। अब इस बात से आगे चलें। अब आप कह रहे हैं सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि आप पाकिस्तान की रियासत के इकोनॉमिक अफेयर्स को डिवॉल्व करें। पाकिस्तान की 18वीं तरमीम के बाद भी 62 मिनिस्ट्रियां इस्लामाबाद में हैं। ये मैं खर्चे की बात से नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान की मैनेजमेंट की बात से। जब 62 मिनिस्ट्रियां हैं, एक मिनिस्ट्री भी डिवॉल्व नहीं हुई और तमाम के तमाम लोग टाइम ज़ाया कर रहे हैं, तो फिर आप मुझे बताएं कि गवर्नमेंट कैसे चलेगी? असफर भी गवर्नमेंट में लेके आया है, मैं भी गवर्नमेंट में लेकर आया हूँ। वो सारे बैठे हुए फाइल को चलाने के लिए नहीं बैठे, वो फाइल को रोकने के लिए बैठे हैं कि काम नहीं हो। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जिस शक्ल में आज इस्लामाबाद है, इस शक्ल में ये मुल्क माशी तौर पे नहीं चल सकता। अब आप लोग इसकी मेरी बात को समझेंगे नहीं, मगर 1 साल बाद आप सारे बात इसी बात को कह रहे होंगे। ठीक है, नहीं असफर साहब से जरा असफर साहब से उनका तजर्बा पूछते हैं। जी, क्या आपका असफर साहब तजर्बा रहा जो ब्यूरोक्रेसी के हवाले से, और फिर जिस तरीके से कहा यह जा रहा है कि 18वीं आईनी तरमीम के बाद सेंटर जो है वो कमज़ोर हो गया मुआशी लिहाज से, सूबों के पास जो है वसाइल ज़्यादा आ गए, लेकिन जिस लेटर एंड स्पिरिट में ये होना चाहिए था काम, वो हुआ नहीं है, और मिनिस्ट्रीज वगैरह जो हैं वो अभी तक वहाँ पर मौजूद है, जो बिग एलिफेंट्स इस वक्त तस्वुर की जा रही हैं। असफर साहब, देखिए, मैं सब तमाम बातों से एग्री करता हूँ जो उन्होंने इस्लामाबाद के हवाले से की, लेकिन इसमें देखिए होता ये है कि मेरी जो 3-4 लर्निंग्स है उसमें सबसे बड़ी लर्निंग ये है कि हाईएस्ट लेवल ऑफ इनकॉम्पिटेंस है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो। अच्छा, हमारी जो जिधर हम आज खड़े हैं ना, ये इनकॉम्पिटेंस की वजह से खड़े हैं, इवन नॉट फॉर करप्शन। करप्शन एक रीज़न होगा, बट करप्शन की वजह से हम यहाँ नहीं खड़े, क्योंकि जब हम बात करते हैं ना पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल जेन्युइन पोटेंशियल है। इट्स अप टू अस कि हम उसको किस तरह से अवेल करते हैं। अवेल इसलिए नहीं हो रहा कि जो लोग बैठे हैं वो इनकॉम्पिटेंट लोग बैठे हैं। बहुत रेयर होता है कि अच्छी टीम्स आके बैठे हैं, और मिनिस्टर्स जब वो मिनिस्टर्स बन जाते हैं तो अफलातून बन जाते हैं। ये मेरी लर्निंग है लास्ट एटलीस्ट 10 ईयर्स की। अच्छा, लास्ट 10 ईयर्स में मैं सिर्फ एक गवर्नमेंट या 2 गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा। जब मैंने बहुत क्लोजली गवर्नमेंट्स को देखा किस तरह से काम हो रहा है, किस तरह से चीज़ें चल रही हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग मौजूद हैं, ब्यूरोक्रेसी में बहुत अच्छे लोग मौजूद हैं। देखिए, ब्यूरोक्रेसी कौन सही करेगा? ब्यूरोक्रेसी प्राइम मिनिस्टर सही करेगा। ब्यूरोक्रेसी कभी ब्यूरोक्रेट सही नहीं करेंगे। उसके लिए आपको एक पूरा सिस्टम बनाना पड़ेगा। इस वक्त जो आपका ब्यूरोक्रेसी जो सिस्टम चल रहा है वो विदाउट एनी प्लानिंग चल रहा है, वो एक एडहॉक पे चल रहा है। पाकिस्तान आज 25 करोड़ का मुल्क है, 2047 में ये 40 करोड़ का मुल्क हो जाएगा। इतना बड़ा मुल्क आप एडहॉक सिस्टम पे नहीं चला सकते। जो दूसरी लर्निंग मेरी थी वो पॉलिटिकल विल की कमी है। पॉलिटिकल विल नहीं है, इसीलिए आप पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को प्राइवेटाइज नहीं करते और बहुत सारे मेजर्स नहीं लेते। जहां पे आपको एक्सपोर्ट्स बढ़ानी चाहिए, जहां आपको आप इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतर एनवायरनमेंट क्रिएट करनी चाहिए। तीसरी चीज़ ये कि आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है। आप देख लें कि पिछले 7 साल में 7 या 8 आपने FBR के चेयरमैन अपॉइंट किए। अभी 4 हफ्ते पहले हामिद याकूब शेख साहब को आपने चेंज किया। ही वॉज 8th और 9th फेडरल फाइनेंस सेक्रेटरी इन लास्ट 7 ईयर्स। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के कोई 6 चेयरमैन तब्दील हुए हैं लास्ट 7 ईयर्स में। तो मैं 3 कॉम्पोनेंट्स की बात कर रहा हूँ, टैक्सेशन, फाइनेंस सेक्रेटरी एंड इन्वेस्टमेंट। This is the mindset of the rulers. This is the incompetence of the rulers. This is the poor decision making at the highest level. और चौथी चीज़ जो है ना वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का मसला है हमारे मुल्क में। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है इन्वेस्टमेंट्स के क्लाइमेट को ख़राब करने में। जो पोलराइजेशन इस वक्त चल रही है, हमारे यहाँ कंटिन्यूशन ऑफ पॉलिसीज़ नहीं होती। लास्ट ईयर पेट्रोकेमिकल की पॉलिसी आ रही थी, उस पर सारा काम कंप्लीट हो गया था। मिड अप्रैल में वो पॉलिसी आ जानी थी। आज हम जून एंड पे आ गए हैं, आज तक वो पॉलिसी नहीं आई। जब गवर्नमेंट तब्दील होती है, इवन मिनिस्टर तब्दील होता है गवर्नमेंट में, आपकी सारी प्लानिंग तब्दील हो जाती है। व्हेन आई वाज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, मैंने 1 हफ्ते बाद प्राइम मिनिस्टर को कहा कि मुझे लगता है सब कुछ एडहॉक पे चल रहा है। दिस वाज ओनली 1 week ऑब्जर्वेशन आफ्टर अटेंडिंग 2-3 मीटिंग्स एवरी डे, बिकॉज दिस वाज हैपनिंग। द प्रॉब्लम इज इन पाकिस्तान इन इस्लामाबाद इज विच शब्बर भाई रेफर्ड ऑल्सो, कि जो लेफ्ट और राइट हैंड्स होते हैं ना प्राइम मिनिस्टर के, वो चलते रहते हैं। 3 साल 5 साल आप परफॉर्म करें ना करें। देखिए, आप किसी इदारे में इनकॉम्पिटेंट आदमी को रखते हैं, नहीं रखते ना, आप 6 महीने साथ अफोर्ड नहीं कर पाते, तो फिर गवर्नमेंट में ये सिलसिला क्यों चलता है? तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज़ हैं
वहाँ से आप बड़ी मैसिव इन्वेस्टमेंट्स ले सकते हैं, बट आप इन्वेस्टमेंट्स लेने वाले तो बने। आते हैं सर, उसके ऊपर भी आते हैं, लेकिन पूरा पैनल यहाँ पर मौजूद है और एक ब्रेक की कॉल है और जाहिर को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए इसी के ऊपर हम बात कर रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक जी। अली नवाज साहब, हालात इस नहज पर ऐसे ही नहीं पहुंचे। हाईएस्ट लेवल ऑफ इनकॉम्पिटेंस और पॉलिटिकल अनविलिंगनेस, ये सारी वो अवामिल हैं जिन्होंने इस मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क किया। कॉर्पोरेट सेक्टर किस तरह से देख रहे हैं इन तमाम पॉइंट्स को, इन तमाम चीज़ों को? देखिए, कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आप देख रहे हैं कि कहीं कोई एक प्रॉब्लम नहीं, चाहे वो इंपोर्ट की रिस्ट्रिक्शंस हो, रॉ मटेरियल इंपोर्ट करने, चाहे वो डिविडेंड रीपैट्रिएशन हो, ओवरऑल जो इकोनॉमी इतनी डल है, आपकी डिमांड इतनी जो है वो इस एक्टिविटी की वजह से इतनी स्लो डाउन हो गई है कि इसका असर कॉर्पोरेट्स पर, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत तेजी से आ रहा है। नहीं, लेकिन आप लोगों को कितनी प्रॉब्लम होती है अपने क्लाइंट्स को? जाहिर है कि आप तो बैठे हुए हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट लेकर आने के लिए पाकिस्तान में, आपको तो बड़ा रोजी पिक्चर, एक अपॉर्चुनिटी, ये सारी चीजें उनको दिखानी है, ये बड़ा मुश्किल होता होगा। देखिए, ये उन हालात में ये चीज़ें हो रही हैं जब आपके पास हर दूसरे दिन एक लिस्टेड कॉर्पोरेट का नोटिस आता है कि हमें अपनी प्लांट्स जो हैं वो कुछ दिन के लिए बंद करने पड़ेंगे क्योंकि हमारे पास इन्वेंट्री नहीं है। कुछ सेक्टर्स ठीक है बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, जो ईएनपी है, बैंक्स है, बट अगर आप ओवरऑल इकोनॉमी को देखें, जो एसएमई सेक्टर है, जो आपका रिटेल सेक्टर है, जो आपके दूसरे सेक्टर्स हैं, चाहे आप वो ऑटोज़ ले लें, चाहे वो कंज्यूमर अप्लायंसेस ले लें, उनको प्रॉब्लम, बिजनेस ऑपरेट करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। ख़ासतौर पे ये इंटरेस्ट रेट्स की वजह से, जब एक इकोनॉमिक साइकिल चलता था, कॉस्ट ऑफ बोरिंग इतनी बढ़ गई है, फिर आपको इंपोर्ट में रॉ मटेरियल्स अगर नहीं हो रहा तो आप किस तरीके से अपनी सेल्स को मेंटेन करेंगे। और फॉरेन इन्वेस्टर्स भी यही देखते हैं कि जब तक आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती, जब तक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आती, जब तक आपका करेंसी का आउटलुक क्लियर नहीं है, जब तक आपका इंटरेस्ट रेट का आउटलुक क्लियर नहीं है, तो कोई जब लोकल इन्वेस्टर्स का एतमाद आपकी मार्केट पे नहीं हो तो फॉरेन्स का किस तरह आ सकता है। तो आई थिंक ये अभी बहुत आई थिंक शायद हमने जो इतना मुश्किल वक्त देख लिया है, इससे एक लेसन हमें ये ले लेना चाहिए कि हमें फौरी तौर पे ऐसे इक़दाम करने चाहिए जिसकी वजह से आपका इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट बेहतर हो जाए, ठीक, और इन्वेस्टमेंट्स आना शुरू हो जाए। जी शब्बर ज़ैदी साहब, अब एक चीज़, जितने भी आप फाइनेंस मिनिस्टर पिछले 10, 15, 20 साल के उठा के देखें, जितनी भी प्राइम मिनिस्टर की स्पीचेस उठा के देखें, सब बात करते हैं कि हम 6% की इकोनॉमिक ग्रोथ को टच करेंगे, 7% और रीजन के हम एशियन टाइगर बन जाएंगे। बाबा, आपको अगर तबाह किया तो ये इसी 6-7% की इकोनॉमिक ग्रोथ के टारगेट ने, क्योंकि आपका पूरा का पूरा इकोनॉमिक मॉडल जो है वो इंपोर्ट ओरिएंटेड है। आप रॉ मटेरियल इंपोर्ट करके अपनी फर्निश गुड को एक्सपोर्ट करने जाते हैं, जब आप अपना इंपोर्ट खोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस आता है। ये क्यों हम अपने इस मॉडल को चेंज नहीं कर सकते? ऐसी कबाहत क्या है इसमें सर? देखिए पहली बात तो मैं थोड़ा सा विद ड्यू रिस्पेक्ट इमरान, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट नहीं होती। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में सिर्फ ओनरशिप चेंज होती है, कोई नई इंडस्ट्री नहीं लगती है। तो मैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टमेंट नहीं कहता। तो जो कुछ भी ये जेएस सिक्योरिटी वाले कह रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत अहमियत नहीं रखता। मैं इनको स्टॉक ब्रोकर समझता हूँ, इन्वेस्टर नहीं समझता। ये मैं किसी बुराई में नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये एक अलग फील्ड है। हम इनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं कि ये पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं। यस, कैश लेकर ज़रूर आते हैं, मगर ये इन्वेस्टमेंट बहुत रेयरली होता है कि कोई पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट किसी नई इंडस्ट्री में आ रही होती है। पहले ये बात अपने दिमाग में रख लें कि ये स्टॉक एक्सचेंज पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट इन द रिसेंट पास्ट नहीं ला सकी है, ये भी अपने दिमाग में रखें। तो ये जब हम ये कहते हैं गवर्नमेंट फेल हुई है, तो ये भी फेल हुए हैं। स्टॉक एक्सचेंज की जो मेंबरशिप है वो मेंबर कम हो गई। खैर ये एक अलग बात है। देखो इमरान, मैं एक बात कह रहा हूँ, तुम ये जो बात कर रहे हो कि ये, मैं असफर की एक बात से डिसएग्री करता हूँ कि कॉम्पिटेंस की कमी है। कॉम्पिटेंस की कमी नहीं है, सेल्फ इंटरेस्ट है। जो भी पाकिस्तान में हुक्मरान रहा है, इंक्लूडिंग एस्टेब्लिशमेंट, मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ इमरान, इंक्लूडिंग एस्टेब्लिशमेंट, उनके जातियात का सेल्फ इंटरेस्ट है। उनके पास सोच ये नहीं है कि हमें पाकिस्तान को अगले 25 साल में कहाँ लेके जाना है। तो ये रियासत 1947 से एडहॉक बुनियाद पे चल रही है, और एडहॉक बुनियाद पे रियासत जब चलती है तो उसका यही असर होता है जो आज हुआ है।
तो इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं है, ना मुझे कोई ऐसी चीज है मेरे लिए अचंभे की चीज है, कोई ऐसी चीज हो गई है कि मुझे समझ नहीं आ रही थी, या मैं समझ रहा हूँ कोई ऐसा वाकया हो गया जो मुझे परसीव नहीं कर सकता था। ये बिल्कुल वही हो रहा है जिसको हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। हम 1947 से लेकर 2022 तक जो इलाका वेस्ट पाकिस्तान है, इसने कभी अपना डॉलर पूरा नहीं किया। और अगर ये इसी शक्ल में रहा तो ये कुछ भी कर लें, ये इन्वेस्टमेंट और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट और कोई भी नाम दे दें, ये कभी अपने डॉलर पूरे नहीं कर सकते। ये मेरी बात लिख लीजिएगा कहीं, ठीक है। ये बेसिकली दुकानदार हैं, ये ट्रेडर्स हैं, ये ट्रेडर हैं, ये इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं हैं। इनकी जो, आपने बिल्कुल सही कहा, इनकी ग्रोथ का मॉडल होता है कि इंपोर्ट बढ़ा लो और उसके बेस पे जीडीपी ग्रोथ कर लो, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ले आओ, मार्केट को चढ़ा दो, मार्केट को गिरा दो और उसके बुनियाद पर पाकिस्तान की 6% ग्रोथ दिखा दो। मुशर्रफ साहब ने मोबाइल ले आए, कोई टेलीफोन ले आया, कोई चीज ले आया, पाकिस्तान में 5 करोड़ बच्चे गुर्बत से मर रहे हैं, पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ हो गई 10-16 करोड़ से। ये सारी बातें अब हमारे लिए बेकार हैं। अब मैं इस तरह नहीं सोचता जिस तरह की बातें आप कर रहे हो, मेरे लिए ये सब चीजें इररेलेवेंट है। अब मैं ये सोचता हूँ कि इस रियासत को, जो कि तबाह हो चुकी है, अगर कोई नहीं मानता कि तबाह हो चुकी है तो वो बेवकूफ बना रहा है लोगों को, तो उस तबाहशुदा रियासत को कैसे बनाया जाए, ना कि ये कि मैं छोटी मोटी टिंकरिंग करूं। मैं असफर साहब की मेरा बड़ा रिलेशनशिप रहा है, मैं इस बात से डिसएग्री करता हूं कि कोई भी मिडिल ईस्ट का इन्वेस्टर पाकिस्तान में आकर आज रियल टाइम रिटर्न कमा सकता है। नहीं, पाकिस्तान में मार्जिन नहीं है। अगर आप उनको डॉलर रिटर्न दे दोगे तो उनका वही हाशर होगा जो पहले आईपीपी का हुआ था। तो ये गलती भी नहीं करनी चाहिए हमें। जो वाहिद चीज है जो मैं समझता हूँ जो आप कर सकते हो, वो ये है कि जो स्टेट की अनयूटिलाइज्ड लैंड है, इसको आप राइट प्राइस पे दो और अपने लोन अदा करो और आगे बढ़ो। ये जो हम बिला वजह की चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने कोई इधर से 4 पैसे पकड़ लिए, 4 पैसे वहां से पकड़ लिए, इसको आज पूरा कर लिया, इस सब छोटी छोटी बातें हैं, इनसे कुछ नहीं होगा। तो पाकिस्तान का पहला हल ये है कि एनएफसी अवार्ड को खत्म किया जाए, पाकिस्तान में 10 सूबे बनाए जाए, 15 साल के लिए इकोनॉमिक। अब तो हर बंदे के नाम पे चार्टर ऑफ इकोनॉमी का लफ्ज आ गया ना। अक्सर को याद है, ये मेरा क्वाइन किया हुआ वर्ड है, ये मैंने 1988 में क्वाइन किया था कराची के सेमिनार में। अब तो पान वाला भी चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात करता है, ठीक है ना। अब तो एक पान वाले को भी पता लग गया चार्टर ऑफ इकोनॉमी क्या होता है, एक बन गया ना। अब तो मैं उसका लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता। आपको 10 साल तक, 20 साल तक, बोले 10 साल नहीं बल्कि 20 साल तक ऑटोक्रेटिक, मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, ऑटोक्रेटिक इकोनॉमिक पॉलिसी लानी पड़ेगी। और वो ऑटोक्रेटिक पॉलिसी जमहूरियत के अंदर भी आ सकती है, माशाल्लाह के अंदर भी आ सकती है। अब ये आप मईशत से खेल खेलना बंद करें, बहुत हो गई। ठीक ठीक ठीक, एक छोटे से ब्रेक की कॉल है। ब्रेक के बाद असफर ऐसे मौजूद हैं और अली नवाज साहब भी मौजूद हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक जी। असफर साहब, एनएफसी अवार्ड को ख़त्म किया जाए, 10 पाकिस्तान के सूबे बनाए जाएं और वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियाद पर, और अगले 10-15 साल बल्कि 15-20 साल के लिए ऑटोक्रेटिक इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई जाए और चार्टर ऑफ इकोनॉमी के ऊपर फोकस किया जाए, क्या कहेंगे? एग्रीड ऑन ऑल 3 पॉइंट्स, आई कम्प्लीटली एग्री। शब्बर भाई की 2 बातों से मैं एग्री करूँगा। बिल्कुल सेल्फ इंटरेस्ट का मसला है, लेकिन मैंने बहुत डील किया है और बहुत क्लोजली मॉनिटर किया है। हाईएस्ट लेवल ऑफ इनकॉम्पिटेंस इज द बिगेस्ट इशू, जिस वजह से हम ना प्रोजेक्ट्स खड़े कर पाते हैं, ना हम चीज़ों को लेके चल पाते हैं। ये बहुत बड़ा की रीज़न है और मैं बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बात कह रहा हूँ कि हर गवर्नमेंट में, चाहे वो सिविलियन गवर्नमेंट्स थी, चाहे वो मिलिट्री गवर्नमेंट्स थी, वहाँ पे ये मसला हमें आया है। दूसरा, जब हम मिडिल ईस्ट की इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं तो ठीक है, इस वक्त जो बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए पाकिस्तान इज़ अ टफेस्ट मार्केट राइट नाउ, बट मिडिल ईस्ट में ख़ासतौर पर सऊदीया के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें उनका अपना इंटरेस्ट है। फॉर एग्जांपल, अरामको की रिफाइनरी वो लगाना चाहते हैं, $12 बिलियन से प्लस का प्रोजेक्ट है। आप आईएमएफ के आगे लेट गए हैं, लेकिन आप अरामको की रिफाइनरी को सपोर्ट नहीं कर रहे। और जब आप ये अरामको की रिफाइनरी लगाते हैं गवादर में, तो इससे इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू होती है, उससे हज़ारों लोगों को रोज़गार मिलता है। ये है रियल इन्वेस्टमेंट। फिर उसके बाद सऊदीया पाकिस्तान को फूड सिक्योरिटी पार्टनर बनाना चाहता है, उसकी रियल नीड है बेसिकली, वो पूरे रीजन में इस पर काम कर रहा है। इसी तरह से वो एग्री जोन बनाना चाहता है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जिस पर वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है।
गलती हमारी साइड से। देखिए जो सऊदी इन्वेस्टमेंट फंड है ना, पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड, वो दुनिया का तीसरा बड़ा फंड है। दुनिया की छोटी छोटी कंट्रीज में कई बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट वो कर रहा है। तो हमें ये भी करना चाहिए कि जो कंट्रीज जो आज से 6-8 साल पहले प्रॉब्लम्स में थी, बट वो अब ग्रेजुअली आगे बढ़ रही हैं, वहाँ प्रॉस्पेरिटी आना शुरू हो रही है, उनकी ग्रोथ शुरू हो गई और सस्टेनेबल ग्रोथ नजर आ रही है, हम उनको स्टडी करें, जिसमें आपकी सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, उसमें आसियान कंट्रीज हैं। क्योंकि हमारा ये होता है कि हम वो जो मैं एडहॉक सिस्टम की बात कर रहा हूँ, जिसमें शब्बर भाई ने कहा कि एक ऑटोक्रेटिक इकोनॉमी का सिस्टम होना चाहिए फॉर नेक्स्ट 20-25 ईयर्स, तो हमारी डायरेक्शन होनी चाहिए अगले 20-25 साल की कि ये 12-13-14 पॉइंट्स है जो हमने करने, और उसमें कोई पॉलिसी चेंज ना आए, कंटिन्यूशन हो, कोई गवर्नमेंट आए कोई गवर्नमेंट जाए, उसको हम अली बिल्कुल लास्ट में मिनट है। अली नवाज, जो मैं बात कर रहा था इससे पहले कि जनाब इकोनॉमिक मॉडल जो जीडीपी हम ग्रोथ के लिए लेकर चल रहे हैं और इंपोर्ट बेस्ड, इससे तो खुदारा हमें जान छुड़वाएं या कहें कि इससे जान छुड़ाई जाए हमारी? बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और हमें जो है वो जो देखिए अभी जो हमें आईएमएफ का प्रोग्राम मिल रहा है नहीं मिल रहा है या जो भी है, अगर ये हमें कुछ टाइम मिल जाएगा, अगर हम ये आईएमएफ का प्रोग्राम कर लेते हैं, आई थिंक ये वो वक्त होगा जिसमें हम अपनी एक पॉलिसी जो है वो क्लियर करके और अपनी एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी की तरफ चले जाएं। हम ये फिगर आउट करें कि हमें एक्सपोर्ट किस तरह बढ़ानी है, हमें आईटी एक्सपोर्ट्स किस तरह बढ़ानी है। इसके ये प्रॉब्लम तो एक है, लेकिन ये ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जिसका मसला जो है जिसका हल निकल नहीं सकता। इट्स जस्ट कि आपकी ये कन्विक्शन होनी चाहिए, आपकी एक विल होनी चाहिए कि आप एक पहले पॉलिसी बनाएं और उसको इंश्योर करें कि ये कंटिन्यूस, चाहे गवर्नमेंट चेंज होती रहे, ये इम्प्लीमेंट हो जाए और हम इस प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। ये कोई ठीक है, हमारे 20 अरब डॉलर्स के अगले 3 साल में जो है वो रीपेमेंट्स हैं, बट अगर हमने इसको सही तरीके से मैनेज किया और अपनी पॉलिसीज आज भी हमने अगर करेक्ट कर ली, तो हम इस सिचुएशन से निकल सकते हैं। बी ऑप्टिमिस्टिक, टनल के दूसरी तरफ कहीं ना कहीं रोशनी जरूर है और हम सब ने शब्बर साहब के तजर्बों से लेकर और सारी चीज़ों को आगे रख कर इसी के ऊपर एक हिकमत अमली बनानी है। एंड दिस इज़ द टाइम, ये फाइनल कॉल है हम सब के लिए, हमारे पॉलिसी मेकर्स के लिए, कि पाकिस्तान को अगर आगे बढ़ाना है तो किन ग्राउंड्स पर और किस स्ट्रैटेजी के तहत बढ़ाना है। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बर जैदी साहब, एहसन साहब और अली नवाज साहब, आप तीनों प्रोग्राम में शरीक रहे। नाज़रीन इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।